हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं लूसेंट सीरीज, जिसमें हम 50 दिनों के अंदर लूसेंट को कंप्लीट करेंगे। लूसेंट का जो पहला सब्जेक्ट है वो इतिहास का है, तो इसलिए आज हम इतिहास से शुरू कर रहे हैं। आप लोग पेन और लूसेंट लेकर बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ेंगे और टिक करते जाएंगे। जो हमारा प्यारा भारत है उसको महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया गया है, अर्थात भारत का देश। फिर यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिया किसने कहा है भारत को, तो यूनानियों ने कहा है। जबकि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। एवं अब आगे पढ़ते हैं कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत जो है, हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के लिए हमारे पास 4 स्रोत उपलब्ध हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जो जानकारी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो वेद कहलाता है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है, और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कितने हैं? वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। ठीक है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त व 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, वेदों की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो वेद हैं उनकी जो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होते हैं उसको होत्र कहा जाता है। हमें जो यह वेद है ऋग्वेद, इससे आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मैं कहीं कहीं आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद कराऊंगा, इसलिए परेशान मत होइएगा। अब नेक्स्ट हमारा फैक्ट ये है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल को, जो तीसरा मंडल है, इसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब एक चीज अच्छे से समझना, देखो गायत्री में भी 3 आ रहा है, 3 मतलब 3, सावित्री में भी 3 आ रहा है, और तीसरे को तो अपन 3 कहते ही हैं। इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि विश्वामित्र ने जो 3rd या 3 नंबर का मंडल रचित किया था ऋग्वेद का, वह सूर्य देवता सावित्री को संबंधित है, और इसमें क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब नेक्स्ट क्या है कि 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। तो कैसे याद करोगे? देखो, अगर आपको सफल होना है तो सोने को नो कहना पड़ेगा। जो हम सो जाते हैं ना उसको नो कहना पड़ेगा। तो सोम 9वें मंडल पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें मंडल में इसके हस्तलिखित ऋचाओं जो उल्लेखित हैं। इसके 8वें मंडल में क्या हस्तलिखित ऋचाएं हैं, इनको खिल कहा गया है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जब हम कभी खिलखिला के हंसते हैं तो इसको हम बोलते हैं अट्टहास कर रहे हैं। तो खिलखिला के हंसने को खिल हो जाएगा, अट्टहास से 8वें मंडल पे, ऐसे याद हम कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए, चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित जो पुरुष सूक्त है, इसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनको ब्रह्मा जी के मुख, भुजा, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसको कैसे याद करो? देखो, जो पुरुष होता है वो हमेशा टेंशन में रहता है। टेंशन से क्या याद कर लोगे? पुरुष सूक्त काय में टेंशन, मतलब 10वें नंबर के मंडल में है, और फिर उसको चारों प्रकार की टेंशन रहती है, चौतरफा टेंशन रहती है, इसलिए 4 वर्ण का उल्लेख इसी में किया गया है 10वें मंडल पर। ठीक है, अब ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। वामनावतार के 3 पगों के
आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है वो ऋग्वेद है। जो 52 अवतार था भगवान विष्णु का, मतलब उसमें जो 3 पग वाली कहानी है, उसका जो प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो ऋग्वेद है। तो कुछ नहीं याद करना, तो कुछ 4 वेद हैं, उसमें से एक अगर ऋग्वेद हो गया तो बाकी कौन हो जाएंगे, 3 वेद बच जाएंगे। तो 3 पग की कहानी इस पहले वाले ऋग्वेद पे आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 व अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की बात की गई है। ठीक है, तो देखो इंद्र देवता किसके हैं, जल के देवता हैं। तो देखो जब भी जल 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 बरसता है तो बहुत पचपच हो जाता है, तो पच से क्या याद कर लोगे, 25, और फिर 0 लगा लोगे। फिर अब देखो, अब बात करते हैं अग्नि। अग्नि से कैसे 20 याद करोगे, देखो यदि किसी कहीं पर आप देखोगे बस वगैरह में आग लग जाती है ना, बस में आग लग गई तो बस से 20 याद कर लोगे, बस में आग लगी तो 20 और 0। जो भी इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ याद कराने के उद्देश्य से है, इसलिए इसको किसी की अगर भावनाएं आहत होती हैं तो मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं कि भारतीय इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका उल्लेख किया गया, शतपथ ब्राह्मण का। ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के बाद जो वैदिक साहित्य में किसका नंबर आता है, शतपथ ब्राह्मण का नंबर आता है। हम आगे चलते हैं यजुर्वेद में। ठीक है, चलिए यजुर्वेद और सामवेद अभी यही इसी पेज में हम पढ़ लेंगे। देखिए शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो कोई यजुर्वेद को ऐसे याद करो, यजुर से यज्ञ याद कर लो। ठीक है, यज्ञ से यजुर्वेद याद कर लो। तो देखो, तो जब आप यजुर्वेद को यज्ञ से याद करोगे तो यज्ञ में अपन को पता है मंत्र बलि का इस्तेमाल किया ही जाता था पहले। इसके पाठकर्ता को अधर्व्यू कहा जाता है। तो कैसे याद करेंगे, तो अधर्व्यू में य आ रहा है लास्ट में ना, और यज्ञ में यज्ञ आ रहा है, तो ऐसे याद कर लेते हैं। ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में उपस्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सामवेद की। सामवेद सामवेद क्या है, देखो शाम में इंसान थोड़ा अच्छा गाना गुनगुनाता है, इसलिए गाई जा सकने वाली ऋचाएं इसमें उपलब्ध हैं। ठीक है, संगीत का जनक भी कहा जाता है। अब इसको पढ़ने वाले को उदात्त कहा जाता था। कैसे याद करेंगे इसको, देखो हम जब बचपन में शाम होते ही उदंडता करने लगते थे, खेलने लगते थे, तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अथर्ववेद की। जो अथर्ववेद है इसको अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था, या इसकी रचना किसने की थी, अथर्वा ऋषि ने की थी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लोग उल्लेख किया गया है, इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, जो भी ये सब चीज़ें हैं, अंधविश्वास, इन सब का संकलन अथर्ववेद में किया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो अपन अथर्ववेद करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होगा क्योंकि पहले नंबर का है, और सबसे बाद या नवीनतम वेद कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए देखो वेद तो बहुत बड़े बड़े थे, अब उनको समझा कैसे, तो उसको समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। वो 6 वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। ठीक है, अब पुराण देखो, जो पुराने लोग रहते थे वो हमेशा हर्ष में रहते थे, खुश रहते थे, इसलिए इसके रचयिता कौन हो जाएगा, लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा। तो कैसे याद करोगे, देखो पुराने जो लोग रहते हैं वो अब बूढ़े हो चुके होते हैं तो वो ऊंचा सुनते हैं, तो उग्र श्रवा याद कर लेंगे। इनकी संख्या 18 मानी गई है। ठीक है, इनकी संख्या, पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। इनमें से केवल 5 जो कि मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण हैं, जिनमें राजाओं की वंशावलियों की बात की गई है। अब हम पुराणों और उनसे संबंधित वंश याद करते हैं। ठीक है, देखो
अब पहला क्या है, विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश से। कैसे याद करेंगे, देखो जो विष्णुगुप्त थे उन्होंने ही तो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था ना, तो इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो इस ट्रिक से। फिर अब मत्स्य पुराण, आपको पता है ना, अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था, तो मछली की आंख में मारोगे तो आंख से वो अंधी हो जाएगी, तो मत्स्य कौन, आंध्र सातवाहन। और वायु पुराण, वायु जो होती है वो गुप्त मार्ग से निकल जाती है, इसलिए गुप्त वंश। चलिए अब आगे चलें, चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए जो सबसे प्राचीनतम जो हमारा पुराण है वह कौन सा है, सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट चलते हैं, अधिकतर पुराण जो है संस्कृत जो सरल संस्कृत है इस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे, ठीक है, इस चीज को याद रखना। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जो पुराण थे उनका पाठ पुजारी जो है मंदिरों में किया करते थे, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जो स्मृति ग्रंथ होते थे इसमें सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो ग्रंथ है वो मनुस्मृति है, ठीक है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि नारद स्मृति जो है गुप्त युग से संबंधित है। तो आपको पता है ना, जो नारद जी थे वो गुप्त बातों को लीक कर दिया करते थे यहाँ से वहाँ, तो इसलिए इसको ऐसे याद कर लेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है कि जातक जो कहानियां हैं उसमें किसका चीज, मतलब बुद्ध जी की जो है ना पुनर्जन्म की कहानी है संबंधित उससे। तो देखो हम जहाँ जहाँ बुद्ध आएगा वहाँ वहाँ हम किससे रिलेट करेंगे, बुद्धि से। देखो जिसकी अच्छी बुद्धि होगी वो कहीं भी आ जा सकता है, जा सकता है ना, तो जाएगा कहीं भी जा सकता है भाई। तो जातक कहानियाँ किससे संबंधित हो गई, बुद्ध से संबंधित हो गई। और हीन यान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की अनेक कहानियां हैं। तो अब इसको कैसे याद करोगे, देखो अच्छा कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो वो बहुत सारी कथाएं उसके पास होंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंस उसके पास होंगे, तो इसको ऐसे हम याद कर लेंगे, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट याद करते हैं कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो देखो जैन जैन जी में, मतलब जो अपना जैन धर्म है इसमें महावीर जी का उल्लेख है, तो इनको अपन हनुमान जी वाले महावीर से कोरिलेट करके पढ़ेंगे जहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो देखिए जो महावीर जी थे वो आग लगा के आ गए थे लंका में, इसलिए आगम हो जाएगा, ठीक है। और उनको चिरंजीव रहने का या कई कल्पों तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है, इसलिए कल्प सूत्र जो होगा वो जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा महावीर के कारण। और फिर जैन धर्म में भगवती सूत्र में जो है महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिक जो घटनाएं हैं उनका वर्णन किया गया था। देखो महावीर जो थे माँ जानकी जिनको भगवती कहा गया है, इनसे भी मिलने के लिए गए थे, अंगूठी जहाँ से प्राप्त की थी। तो ऐसे हम याद करने के उद्देश्य से बस पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो चाणक्य हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। अब ये पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है इसमें कितने अधिकरण हैं। देखिए जो चाणक्य या विष्णुगुप्त थे इनको पेन मिला था ना घनानंद के द्वारा, पेन मिला था, इसलिए पेन से 15 याद कर लेंगे। अधिकरण 15 थे और फिर उन्होंने अच्छा शासन किया बाद में, तो अच्छा से 180 प्रकरण हो जाएंगे। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। क्यों, क्योंकि भाई मौर्यों जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका मतलब उनको बनाने का काम तो चाणक्य का ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या याद करते हैं इसमें कि कल्हड़ की जो राजतरंगी थी इससे किसकी जानकारी मिलती है, कश्मीर के इतिहास की। इतना ही इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो अरब का सिंध विजय का वृतांत है वो चचनामा में दिया गया है। तो कैसे याद करोगे, तो देखो ऐसे याद करोगे। देखो जो अरब मतलब जिनके पास अरबों रुपए रहेंगे उनका नाम बहुत ज़्यादा रहेगा,
ठीक है। और ऐसे याद कर लोगे। और एक चीज़ और, चचनामा के लेखक कैसे याद करोगे, देखो अहमद चाचा से, अहमद चाचा से, तो चचनामा चाचा अहमद से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अष्टाध्यायी किसकी है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ठीक है। यह संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक है, इसको एकदम इम्पोर्टेंट याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। कात्यायन की जो गार्गी संहिता है वो एक ज्योतिष शास्त्र है, फिर भी इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, ये अपन को याद करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, और इनके द्वारा रचित जो महाभाष्य है इसमें शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो देखो इसको ऐसे याद करेंगे, जो महाभाष्य है मतलब जो बड़ी बड़ी एकदम भाषण देते हैं उनका पतन हो जाता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, तो ऐसे अपन याद कर लेंगे। फिर यूनानी रोमन लेखकों के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के अंदर आएगा। टेशियस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस जो हैं उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, और इनकी किताब हिस्टोरिका है। तो देखिए कैसे याद करेंगे, तो देखो इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैरान करने वाली रहती हैं, तो हैरान से क्या याद कर लोगे, हेरोडोटस। और हिस्ट्री का, देखो हिस्ट्री को ही तो इतिहास कहते, तो इतिहास के तो पिता ही थे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट याद करते हैं मेगास्थनीज को, ठीक है। तो देखिए इंडिया में अगर किसी को बहुत कस के भूख लगी होती है ना, तो वो मैगी खाता है। तो इंडिया में किसी को कस के भूख लगी रहती है तो मैगी खाता है। तो मेगास्थनीज को कैसे याद करोगे, मैगी से। कस के भूख लगी इसलिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो कैसे याद करोगे, देखो बोलते ना अरे भूख से मरे जा रहे हैं, तो मरे जा रहे हैं तो मौर्य, तो इसलिए भूख से मरे जा रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाएंगे, मैगी खाएंगे भाई, ठीक है। तो ऐसे याद इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाई मेकर्स। तो देखो मेकअप कौन लगाता है, सीरियस होकर के आंटियां मेकअप लगाती हैं। तो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, और क्या कहते हैं मेकअप में क्या लगाएंगी, तो बिंदी लगाएंगी, तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। फिर बात करते हैं डायोनोसियस। देखो कोई व्यक्ति अगर डाई हो गया है तो उसमें फीलिंग्स नहीं रहेगी, फील नहीं कर पाएगा कोई चीज़, तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। तो देखो कोई व्यक्ति अगर डाई हो गया है तो शोक का विषय, इसलिए अशोक के दरबार में आएगा। जब टॉलमी, तो टॉल से गोल याद कर देंगे, तो टॉल गोल, तो भारत का भूगोल इन्होंने लिखी। प्लीनी, प्लीनी से क्या याद करेंगे हम, प्लांट, और प्लांट कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं, इसलिए नेचुरल हिस्ट्री प्लीनी ने लिखी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ऐसे ही आपको ट्रिक से मैं याद कराते रहूंगा, ठीक है। अब कुछ चीनी यात्रियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। चीनी यात्री कहता है फाहियान। देखो फाहियान को कैसे याद करोगे, देखो अभी जब अपना चंद्रमा में जो दूसरा अपना मिशन गया हुआ था, तो चंद्रमा में जो दूसरा मिशन गया हुआ था तो वो यान से गया हुआ था ना, तो फाहियान किसके समय पे आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे। इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया हुआ था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हैंड देखो कोई भी अपन अगर सॉन्ग सुनते हैं तो बहुत हर्ष होता है हमें, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 629 में। बाकी इससे संबंधित और भी जानकारियाँ जो हैं वो आप इसमें पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आया था, तो इत्सिंग, तो सिंग मतलब गाना, गाना में 7 सुर होते हैं, इसलिए 7वीं शताब्दी में आया था। और नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इनके बारे में इन्होंने वर्णन किया हुआ है। अब बात करते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक कौन, अलबरूनी के बारे में, ठीक है। देखो जो अलबरूनी था वो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया हुआ था, और इसकी किताब क्या है, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, जिसे भारत की खोज कहा जाता है, ठीक है। इसमें उसने भारत का वर्णन किया हुआ है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अलबरूनी किताब का क्या क्या नाम है, किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। अब बात करते हैं अन्य लेखक, जैसे तारानाथ, ता से तारानाथ, ता से तिब्बती। तो तारानाथ एक
तिब्बती लेखक थे जिन्होंने कयुंगर और तयुंगर नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं मार्को पोलो। तो मार्को पोलो पुलिस कौन थे? सलमान खान। पांडे जी तो पांड्य देश के राजाओं की यात्रा में आए थे, मतलब पांड्य इतिहास का उन्होंने वर्णन किया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही होंगी और मज़ा आ रहा होगा पढ़ाई में। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य उनसे जो जानकारी मिलती है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बागुस कोई में जो वैदिक देवता हैं वो 4 प्रकार के वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? मित्र, वरुण, इंद्र और नाशक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के देवता हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हो? एक ट्रिक याद कर लो आप लोग इसमें, बाम नहीं। ठीक है, बाम नहीं, तो बा से वरुण, मा से मित्र, ना से नाशक, ई से इंद्र, वाम नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है इसमें? मध्य प्रदेश के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो यमन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर या विदिशा के गरुण स्तंभ से मिलता है। तो कैसे याद करोगे? देखो, हेलियोडोरस मतलब अगर आपका बेस मजबूत है तो आपका घर जो है वह नहीं हिल सकता है किसी भी हालत में। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है। तो देखो, अगर कोई पूछेगा कि आप भारतवासी, तो आप क्या कहोगे? हाँ हाँ, तो हाथी अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सौगोरा। ये अच्छे से याद कर लीजिए, दुर्भिक्ष की जानकारी सर्वप्रथम सौगोरा से मिलती है। सर्वप्रथम भारत पे होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख से। तो देखो, कई लोग होते हैं तो मुंह के अंदर बोलेंगे तो हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ होगी? भीतर होगी। भीतरी अभिलेख ऐसे याद कर लेंगे। फिर सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य ऐरान अभिलेख से मिलता है जो कि भानुगुप्त का था। तो कैसे? सती प्रथा में क्या होता था कि इसमें स्त्रियों को मतलब जला दिया जाता था। तो जला देंगे तो वो अर्र करेंगे क्योंकि दर्द होगा, तो अर्र से ऐरान अभिलेख याद कर लीजिएगा। अब कुछ अभिलेख हैं, कुछ शासक हैं, इनको ट्रिक के माध्यम से अपन याद करते हैं। ठीक है, देखो, फिर आया कि हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख है कलिंग राज खारवेल, इसमें खेल लिखा हुआ। तो देखो, हाथियों के साथ कैसे याद कर? देखो, हाथियों के साथ खेलते हैं ना, जब हाथी आता है तो बच्चे खेलते रहते हैं उसके आगे, तो ऐसे याद कर लेना। अब जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। तो देखो, अपन लोग अपनी माँ का दामन पकड़ लेते हैं कि गिरे ना, तो गिरनार से गिरे ना और दामन पकड़ लेंगे तो रुद्र दामन। फिर नासिक अभिलेख। तो देखो, नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। देखो, कोई व्यक्ति अगर सिक होता है ना तो उसका बल चला जाता है, तो नासिक से सिक और बलश्री से बलश्री। फिर प्रयाग में क्या है? पानी है और समुद्र में भी पानी है, तो प्रयाग स्तंभ लेख किसका? समुद्रगुप्त का। ऐहोल किसका? तो पुलकेशिन थी। देखो, पुल जो होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं तो उसके बीच में होल रहता है कि नहीं होता है, तो ऐहोल पुलकेशिन का हो जाएगा। फिर मंदसौर किसका है? मालवा नरेश यशोधर्मन का। देखो, तो किसी भी व्यक्ति का यश जो होता है वो धीरे धीरे मंद तरीके से बढ़ता है। फिर ग्वालियर किसका अभिलेख? किसका? पृथ्वीराज नरेश भोज का है। तो देखो, आपको पता है पहले के ज़माने में जिनके पास गाय रहती थी उनके यहाँ बहुत सारा भोजन रहता था, क्योंकि गाय ही व्यापार का माध्यम थी। तो भोज से भोजन और गाय से ग्वालियर। फिर भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख। तो भीतरी को स्कंदगुप्त। तो कैसे याद करोगे? तो देखो, जब भगवान राम जो थे वो जंगलों के अंदर रहते थे, जंगलों के भीतर रहते थे, तो जीने के लिए कंदमूल खाते थे। तो भीतर रहते थे जंगलों को तो भीतरी, जीने के लिए तो जूनागढ़, कंदमूल खाते थे तो स्कंदगुप्त। ठीक है, फिर देवपाड़ा जो था तो बंगाल शासक विजयसेन का था। तो कैसे याद करोगे? तो देखो, जो देवता हैं वो हमेशा विजय प्राप्त कर लिया करते थे ना असुरों पर, तो इसलिए इसको अपन ऐसे याद कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से इतना याद हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे कि ऋषभ बुनकर जो हैं इनकी जानकारी हमें मंदसौर
अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो देखो रेशम को याद करते अपन शर्म से। तो देखो शर्म कैसी होती है, शर्म व्यक्ति को आती है मंद मंद, मतलब धीरे धीरे आती है, तो इसलिए मंद शौर याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट अपन याद करते हैं यहाँ से कश्मीर। देखो देखो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, ये भी याद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट कश्मीर में जो है गर्तावास का साक्ष्य मिला हुआ है। तो गर्तावास मतलब गड्ढे के नीचे, मतलब आवास। तो देखो अभी भारतीय, हमारी सम्मानित भारतीय सेना वहां पर ऐसे ही तो रहती है, गड्ढे करके नीचे रहेगी और दुश्मनों पर अटैक करेगी, है ना। तो ऐसे याद कर लेंगे कश्मीर में। फिर प्राचीनतम सिक्कों को आहत या आहूत सिक्के कहा जाता था। आज के समय पे भी जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो पंडित को पैसे देते हैं, है ना, तो आहुति सिक्के देते ही हैं। ठीक है, फिर इसी को साहित्य में काशार्पण कहा जाता है। तो कांसे का बना है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन ने किया। तो देखो सर्वप्रथम जो लिखेगा उसको वन नंबर 1 कहेंगे, तो 1 से यवन याद कर लेना। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा मतलब ये प्रदर्शित करती थी कि वो संगीत प्रेमी था, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि अरिकमेणु पुडुचेरी के पास रोमन सिक्के मिलेंगे। तो देखो ठीक है, अपन बोलते हैं ना कोई बच्चा अगर रो रहा होता तो बोलते हैं अरे तू रो मत, अरे तू रो मत। तो अरिकमेणु रो मत से रोमन याद कर लेना। हाँ चलिए, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए अपन कल वीडियो लेकर के आएंगे।